वेलकम मैं ऑल डी स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और बताइएगा जरूर कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। बस यही 2 से ढाई महीना आप लोग का बचा हुआ है, 2 मंथ के आसपास। बस नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज हिंदी का। किसका हम लोग आज देखेंगे? आज हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि इसमें हम लोग सब्जेक्टिव भी फुल डिस्कशन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, नई एनर्जी के साथ हम लोग देखेंगे। और मोटिवेशनल एक तो स्क्वाड है हमारी तरफ से, आप लोग देखिएगा। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे भाई, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। तो चलिए इसी नए मोटिवेशनल एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशनल स्क्वाड के साथ हम लोग आज जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखते हैं। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो द्वारा किसके द्वारा रचित है? तू जिंदा जो है शीर्षक किसके द्वारा रचित है? शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा, शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा रचित है। सेकंड क्वेश्चन है, महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। महमूद के पास 12 पैसे थे। नेक्स्ट है, करमवीर कविता के रचयिता कौन है? करमवीर कविता के रचयिता कौन है? हरिऔध। कौन थे? हरिऔध। कौन थे? करमवीर कविता के रचयिता हरिऔध जी थे। नेक्स्ट है, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहक उठे न, गाते थे। कौन गाते थे? गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहक उठे न, कौन गाते थे? आप लोग हमें बताइएगा। ये जो है बाल गोविंद भगत जी के द्वारा गाया जाता था। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? रांची जो है वहाँ से हुंडरू जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, जलप्रपात है वो। वहाँ से कितना दूरी पर है? 27 मील के दूरी पर है, 27 मील के दूरी पर है। नेक्स्ट है, बरतस लालच की लाल की मुरली धरी लुकाई, काव्य पंक्ति है, किससे ली गई है? किनसे ली गई है? बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुगाई किनसे ली गई है? आप लोग हमें बताइए। बिहारी के दोहे से। किनसे ली गई है? बिहारी के दोहे से। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। 1 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ एक क्या है? बच्चे की दुआ जो है शीर्षक एक प्रकार का क्या है? प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत है। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? यह पंक्ति मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किन्होंने कहा? अशोक के द्वारा कहा गया। और कलिंग युद्ध 261 के समय के बाद अशोक ने जो है अपना राज सिंहासन छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार के थे। भक्ति काल के कवि कौन थे? भक्ति काल थे, रीति काल थे, ये सब काल थे। इससे ये सभी पूछते थे उन काल के कवि कौन थे? तो भक्ति काल के कवि इस क्वेश्चन के अनुसार कबीरदास जी थे। नेक्स्ट है, विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विद्या है? विक्रमशिला जो साहित्य की एक कौन सी विधा है? किस प्रकार की विधा है? निबंध है, निबंध टाइप का है। क्या है? निबंध है। संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिलती है? संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिलती है? तो बापू से, यानी कि महात्मा गांधी जी से। नेक्स्ट है, पीपल पाठ के रचनाकार कौन थे? पीपल पाठ के रचनाकार कौन थे? गोपाल सिंह नेपाली। कौन थे? गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य श्री पूजन सहाय द्वारा रचित इनमें से कौन है जो आचार्य श्री पूजन सहाय जी के द्वारा रचित है? आप हमें बताइएगा। दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला। चलिए, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। खेमा शीर्षक के कहानी के केंद्र में कौन रखे गए हैं? तो बाल मजदूरी। बाल मजदूरी को शीर्षक के केंद्र में रखा गया है। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है। खुशबू रचते हैं हाथ किस पाठ की विधा है? हमें बताइएगा। एक प्रकार की कविता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पाठ में निबंध है, इनमें से कौन है जो एक प्रकार का निबंध है? हौसले की उड़ान एक प्रकार का निबंध है। चलिए, कर्पूरी निबंध मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर किसी के बारे में लिखना। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया, मतलब कर्पूरी जी ने कब कॉलेज से त्याग कर दिए कॉलेज को, मतलब कॉलेज छोड़ दिए कर्पूरी जी ने। कब छोड़ दिए? 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वीर शिवाजी की गाथाएं
उसको याद जुबानी थी काव्य पंक्ति है, किससे ली गई है? वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, किनसे ली गई है? किस कविता से या किससे ली गई है? हमें बताइए। झांसी की रानी से ली गई है, झांसी की रानी से ली गई है। चिकित्सा का चक्कर किसके द्वारा रचित है? चिकित्सा का चक्कर किनके द्वारा रचित है? हमें बताइएगा। बेढब बनारसी के द्वारा। किनके द्वारा? बेढब बनारसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास कवि थे, नरोत्तम दास जी कवि थे, नरोत्तम दास जी कवि थे। नेक्स्ट है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी जो थी किनसे लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन थे? डॉक्टर वियतनामी, डॉक्टर वियतनामी, डॉक्टर वियतनामी। पूरा नाम देख लीजिए, ठीक है। ब का उच्चारण स्थान, यहाँ से व्याकरण स्टार्ट होता है। ब का उच्चारण स्थान बताइए। ब आप लोग भी अच्छे से उच्चारण के ब का उच्चारण स्थान क्या है? ये सब बहुत पूछा जाता है। ब देखिए, तो ब में सिर्फ और सिर्फ ओष्ठ का सहारा लिया जाता है, इसलिए ओष्ठ हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमें बताइए आप लोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इद्रववाचक, इसी प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? हमें बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। संज्ञा के 5 होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हमले आप लोग बताइए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, इस भाग में थोड़ा कौन सा विशेषण है? थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। थोड़ा क्या है? थोड़ा मात्रा या परिणाम को इंडिकेट करता है, मतलब परिणामवाचक है। थोड़ा मतलब परिणाम, मात्रा या परिणाम को इंडिकेट करता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, ये सब 8 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने? कारक भी बहुत भी है एक्सरसाइज, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से बोला गया तो 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये याद रखिएगा। अनुरूप में उपसर्ग है। अनुरूप में उपसर्ग है अनु, याद रखिएगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? हमें बताइए। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित। सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के इनमें से कौन है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य तो है सूर्य का पर्यायवाची, मातंड भी है, अंशुमाली भी। पूर्व जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, सांप का पर्यायवाची है। सांप का इनमें से कौन है जो सांप का पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची उरग है। क्या है? उरग सांप का पर्यायवाची है, उरग। चलिए, नेक्स्ट है, ठोस का विलोम। ठोस का विलोम मतलब ठोस का उल्टा क्या होगा? ठोस का उल्टा क्या होगा? ठोस का क्या होगा? द्रव, यानी कि सरल, गरल, विरल। तरल मतलब द्रव होता है। तरल मतलब क्या होता है? द्रव होता है। नेक्स्ट है, आंख का पर्यायवाची। अक्षी, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, आलोचन, विलोचन, ये सब आंख का है। हमें बताइए 38 का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो नयन है। अक्षी, चक्षु, नयन, दृष्टि, आलोचन, विलोचन, ये सब नयन, सूक्ष्म, मतलब ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोकोक्ति को भी कहते हैं। लोकोक्ति को और क्या हम लोग कह सकते हैं? लोकोक्ति मतलब कहावत होता है। लोकोक्ति मतलब कहावत होता है। नेक्स्ट है, नाक का बाल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, इसका मतलब क्या? अत्यंत लोकप्रिय होना, मतलब अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना। 41 क्वेश्चन पे आइए। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत थोड़ा मात्रा में, जितना चाहता है उससे नहीं, बस थोड़ा मात्रा में। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत, सु जोड़ आगत। स्वागत का क्या होता है? सु जोड़ आगत। पीला अंबर, पीतांबर, पीला अंबर क्या है? पीला अंबर एक प्रकार का बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पित्त वस्त्र धारण करने वाला, यानी कि विष्णु भगवान, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर होना चाहिए। जिसके शिखर पर चंद्र हो, एक प्रकार का क्या है? चंद्रशेखर उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर। आंख कौन सा लिंग है? लिंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंख स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, आंख स्त्रीलिंग है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? याद रखिएगा, श्रृंगार 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 श्रृंगार। 47 का ए हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार 47 का बी हो जाएगा, श्रृंगार। इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, श्रृंगार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये होंगे हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। 48 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध, सीता ने भात खाया, सीता ने भात खाया। सड़क पर भीड़ लगी है, आप कहाँ रहते हैं? मैं नावों पर सवार था। सही इस वाक्य इसमें ये हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? आप लोग हमें बताइए, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3, समान, वर्तमान और भूतकाल। शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी यही कहते, तू जिंदा तो है, तू जिंदा तो है। नेक्स्ट है, मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हमें आप लोग बताइए, मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। मेले में सम्मी क्या लेता है? मेले में सम्मी खंजरी लेता है। क्या लेता है? खंजरी लेता है। कुछ नहीं, लोड नहीं लेना है, इतना कैसे देखेंगे, वीडियो नहीं। एक बार सरसरी निगाह से देखते जाइए, आपका ये रिवीजन बैच चल रहा है जो आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंक दिलाने में बहुत मदद करेगा। आप लोग अच्छे से एक बार फेथ करके आप लोग जुड़िए जरूर, काहे कि मेरा मोटो है आप लोग का समय बर्बाद नहीं करना है। अब 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, 5 ठो क्वेश्चन पढ़ाएगा, ये मेरा फितरत नहीं है। 1 घंटा में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग आराम से देखेंगे, वो भी मैथ का। ऑब्जेक्टिव का तो आधा घंटा में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे। बस रिवीजन जब चलाते हैं तो रिवीजन का टाइप का ना होना चाहिए कि बकवास कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। मेले में सम्मी क्या लेता है? खंजरी लेता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, करमवीर क्या काट कर सड़क बना लेते हैं? करमवीर जो जी पर्वत काट कर सड़क बना लेते हैं। कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? कबीर जी को बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत के बारे में कहा गया है, उन कैसी थी वो, किस प्रकार के थे वो, मतलब देखने में वो कैसे थे? बाल गोविंद भगत मझोले टाइप के थे, मझोले कद से थे, यानी कि मीडियम में थे। हुंडरू का जलप्रपात पाठ की विधा है। हुंडरू का जलप्रपात पाठ की विधा है, यात्रा वृत्तांत है, मतलब कोई वहां जाता है घूमने को, उसका यात्रा वृत्तांत है। हुंडरू जो है, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानो उसका यह संदेश हो कि उसके लिए सबका कल्याण सबका उद्देश्य है, वह न रांची का है न हजारीबाग का है बल्कि सबका है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? उपयुक्त गद्यांश अभी तुरंत ऊपर भी चर्चा हम किए हैं, किनका है? हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट है, कृष्णा की मुरली कौन छुपा लेता है? कृष्णा की मुरली कौन छुपा लेता है? कृष्णा की मुरली गोपियां छुपा लेती हैं। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस जो कहानी है, कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी है? मिथिलांचल की बात करी गई है, अपना मिथिलांचल दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर का बात किया गया है। सिरचन को किनकी बातों से ठेस लगती है? सिरचन को किनकी बातों से ठेस लगती है? चाची की बातों से गहरा ठेस लगता है। किनकी बातों से? चाची की बातों से। नेक्स्ट है, किस कविता में दर्द मद और वंचितों का लिफाजत का संकल्प है? किस कविता में दर्द मद और वंचितों का लिफाजत का संकल्प है? हमें बताइए, बच्चे की दुआ में। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चल रहा था? कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? बताइए, 4 वर्षों तक चला। 4 वर्षों तक चला। इसी युद्ध के बाद 261 ईस्वी में, इसी युद्ध के बाद महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिए थे। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। यह कथन किसका है? हमें बताइएगा। सम्राट अशोक जी के थे, और इन्हीं युद्ध के बाद 261 ईस्वी में लड़े गए थे, और इन्हीं युद्ध के बाद ये जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे। वकील साहब के संबंध में क्या गलत है? वकील साहब के संबंध में इसमें गलत है, वे सुखी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? सच्चे हृदय में। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? भागलपुर कितने थे? 6, कुल 6। तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के
जीवंत वर्णन उपलब्ध है। तबकात ए नासरी जो है मिन्हास उल सिराज के द्वारा लिखा गया जीवन वृत्तांत की बात कर विध्वंस है, मतलब विध्वंस का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है। सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग के रचयिता बापू हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है? इसमें कौन सी कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है? पीपल। कौन? पीपल। पीपल पाठ की साहित्यिक विधा है। पीपल पाठ की साहित्यिक विधा है कविता। कौन है? कविता। नेक्स्ट है, बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट है, कसारा क्या बेचता था? कसारा क्या बेचता था? चाय बेचता था। कविता वंचित लोगों के अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित, कौन सी कविता जो है वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? ऊपर भी खुशबू रचते हैं हाथ। नेक्स्ट है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान। नेक्स्ट है, प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी टिकट से चुनाव जीते थे? प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ताजपुर से कर्पूरी ठाकुर जी जीते हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। कौन पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। कर्पूरी जी को शौक था, कर्पूरी जी को किस चीज का शौक था? उपयुक्त तीनों, यानी कि तैरने का शौक था, डफ बजाने का और दौड़ने का। झांसी की रानी किसे कहा जाता है? झांसी की रानी किसे कहा जाता है? महारानी लक्ष्मीबाई को। बचपन का नाम इनका मनु था। चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है? चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है? बेढा बनारसी। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का आनंद है उत्सव मनाना या आनंद मनाना। उत्सव मनाना या आनंद मनाना। नेक्स्ट है, उन्नति का विलोम। उन्नति, उन्नति मतलब क्या होता है? विकास। विकास का विलोम क्या है? अवनति। उन्नति का अवनति। सुंदर का पर्यायवाची क्या है? सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर का पर्यायवाची है ललित भी होता है, मंजुल भी होता है, ललित भी होता है, मंजुल भी होता है, उपयुक्त सभी है, चारों भी होता है। नेक्स्ट है, कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? खग, पंछी, बिहग, ये सब चिड़िया है, जबकि निपुण ये नहीं है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। जल में रहने वाली सेना क्या कहलाती है? नौसेना कहलाती है। थल पर रहने वाली थल सेना, वायु में वायुसेना। नवरत्न में कौन सा समास है? इसमें नौ लग गया ना नवरत्न में, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु। जैसे चौराहा, त्रिभुज। धक्का मुक्की में कौन सा समास? बीच में डैश लग गया, दाल भात, माता पिता, धक्का मुक्की। याद रखिएगा कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत से विशेषण बनाएं। भारत से विशेषण बनाएं। भारत से विशेषण बनाएं। भारत से विशेषण बनाएं। भारतीय हो जाएगा या भारतीयता हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। दहेज का लिंग निर्धारण करें। दहेज का लिंग निर्णय करें। दहेज, दहेज का लिंग निर्णय करें। उभयलिंग, दक्षिण भारत, क्या है ये? क्वेश्चन कुछ समझ से अटपटा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आंसू का लिंग निर्धारण करें। आंसू, आंसू क्या पुल्लिंग है? आंसू पुल्लिंग है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करें। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। नेक्स्ट है, विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय। विशेषण में उपसर्ग बताएं। विशेषण, विशेषण में उपसर्ग बताना है। बी उपसर्ग, मतलब उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, तो बी उपसर्ग। अवगुण में उपसर्ग बताएं। अब, अवगुण में अब। पढ़ाई में प्रत्यय ऊपर बताए हैं, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, तो आई प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। नेक्स्ट है, इच्छा में प्रत्यय बताएं। इच्छा में प्रत्यय बता तो प्रत्यय अंत में लगता है, तो क्या हो जाएगा? आ। इच्छा, आ। चलिए नेक्स्ट है,
उसने संतोष की संज्ञा ली, शुद्ध वाक्य बताए। उसने संतोष की सांस ली, शुद्ध बात बताना है। उसने राहत की सांस ली, संतोष मतलब राहत की सांस ली। मैंने रोटी खाया, शुद्ध वाक्य बताएं। मैंने रोटी खाया, तो मैंने रोटी खाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने रोटी खाई। ये था 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव को भी देख ही लेते हैं, थोड़ा स्पीड से देखते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए खंड ब में आते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न की ओर। क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। 2 ठो गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश क और गद्यांश ख। तो किसी एक को आंसर देना है। हम लोग दोनों देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करना क्या है एग्जाम में आप लोगों को, इसे बारीकी से पढ़ना है और इसी से आंसर खोज कर देना, इसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडुक के दोस्त कौन थे? पंडुक के दोस्त कौन से? तो पंडुक के दोस्त कौन थे? चींटी। चींटी जो थे पंडुक के दोस्त थे। नेक्स्ट है, पंडुक कहाँ रहते थे? पंडुक कहाँ रहते थे हमें बताइएगा। पंडुक कहाँ रहता था? ठीक है, पंडुक कहाँ रहता था? पेड़ पर। नेक्स्ट है, शिकारी किसे मारना चाहा? शिकारी जो है किसे मारना चाहा? पंडुक को मारना चाहा। किसे मारना चाहा? पंडुक को मारना चाहा। चलिए नेक्स्ट है, चींटी ने किसे काटा? चींटी ने किसे काटा? चींटी ने शिकारी को काटा। शिकारी का निशान क्यों चूका? शिकारी का निशाना क्यों काटा? क्यों चूक गया? क्योंकि चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया, शिकारी कूद पड़ा जिससे उसका निशाना चूक गया। खंड ख है, एक हिरन था, एक दिन वो एक सांप पोखरे में पानी पी रहा था। इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसका आंसर देना है। हिरन पोखरे में क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। हिरन ने किसको पसंद किया? हिरन ने अपने सींग को पसंद किया अपना परछाई देखकर। हिरन को अपना पैर कैसा दिखा? हिरन को अपना पैर कैसा दिखा? खराब दिखा, मतलब कुरूप टाइप का दिखा। शिकारी किसके साथ था? शिकारी अपने शिकारी कुत्तों के साथ था। हिरन के सींग कहाँ फंस गए थे? हिरन के सींग झाड़ी में फंस गए थे। ये हो गया। दूसरा में आइए, दूसरा में क्या बोलता है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर, नीचे देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से इसे आप लोग पढ़कर उसका आंसर दे देना है, किसी एक का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब। निबंध लिखना है किसी पर, जैसे आतंकवाद है, तो सबसे पहले आतंकवाद लिखने से पहले उसका भूमिका देना है। उसके बाद आतंकवाद का स्वरूप कैसा होता है वो देना है। उसके बाद आतंकवाद का कारण देना है, ठीक है। उसके बाद दुष्प्रभाव देना है, यानी कि 6 हेडलाइन में बना के उसे लिखना है। जैसे आतंकवाद है, ठीक है, आतंकवाद ही पर लिखते हैं, इसी किसी पर एक पर लिख सकते हैं आप। आतंकवाद है, वर्षा ऋतु है, महर्षि दयानंद है, जनसंख्या विस्फोट है। जैसे मान लीजिए आतंकवाद है, तो भूमिका देखिए क्या लिखना है। क्या है? आतंकवाद जो एक प्रकार जनता में भय की भावना का निर्माण करता है, वो आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद एक हिंसात्मक कृत्य है, इसे अंजाम देने वाले समूह को आतंकवादी कहते हैं। मतलब उसके बारे में बता देना है 2-3 लाइन। फिर तीसरा लाइन के बाद आतंकवाद का स्वरूप लिख के डैश देना है। मतलब आज विश्व में आतंकवाद अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलता है। कहीं भी धमाका कर दे रहा है, राजनीतिक में आतंकवाद घुसा हुआ है, धर्म में आतंकवाद घुसा हुआ है, ये सब दे देना है। उसके बाद आतंकवाद के कारण क्या है, तो कारण देके डैश लिखना है। वर्तमान समय में आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये चारों ओर फैल ही रहा है, जिसके वजह से आतंकवाद फैलने का सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, लालच और शिक्षा के वजह से आजकल बेरोजगारी फैल रहा है, जिससे आतंकवाद बढ़ रहा है। दुष्प्रभाव में क्या लिखिएगा? दुष्प्रभाव लिखिए डैश लिखिएगा। लंबे समय से आतंकवाद का शिकार हो रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवादियों में आए दिन मुठभेड़ होता रहता है, जिससे कई प्रकार की हिंसा फैल रहा है। तो उसका निदान दीजिएगा, कैसे इस प्रकार निपटारा हो सकता है। सरकार को इसको कदम उठाना चाहिए, जनमानस को इस पर कदम उठाना चाहिए, सरकार की मदद करना चाहिए। उसके बाद उपसंहार, ये क्या है? उपसंहार में क्या है? आतंकवाद जो एक प्रकार का समाज के लिए कलंक है, वो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार लिख के द एंड लिख देना है। 250 से 300 शब्दों में हमें इसे बयां कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? अथवा में ये क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते थे, वो अगर नहीं लिखना है तो इसका क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, ये वही इसी का सारांश लिखिए, उसका क्वेश्चन आंसर है। क्या है ये? क्वेश्चन आंसर है। हाँ क्वेश्चन आंसर है, जमी के पेट में पली अगन पले जल जले पर भाव स्पष्ट करना है। जमी के पेट में उसका आशय स्पष्ट करना है, इसका लिख के उसको क्वेश्चन आंसर देना है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक का लगभग
100 शब्दों में उत्तर देना है। मतलब दोनों में से किसी एक पर लगभग जो है 100 शब्दों में उत्तर देना है, कम से कम 100 शब्द में उत्तर देना है। मान लीजिए, परिभ्रमण के दौरान आप इस विक्रमशिला का चयन करना क्यों पसंद करिए? कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। क्या बोल रहा है? मान लीजिए कर्पूरी ठाकुर पर अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक प्रकार के बहुत ही समृद्ध, सम्मानीय और विभूति जननायक उन्हें कहा जाता था। उनका जन्म 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। वो बाल अवस्था में बहुत गरीब परिवार से थे। वो खेल कूद में, अन्य पशु चराने में बिता दिया करते थे। उनका जो है 1940 में जब 10वीं की परीक्षा अपना दरभंगा से पास किए तो वो वहाँ से आईए कर लिए, यानी कि इंटर कर लिए। आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण वह जो है सो धोती और गमछा ही पहनते थे। जूता चप्पल के अभाव से कई किलोमीटर की यात्रा करते थे। बचपन से ही वह नेतृत्व क्षमता उनमें अधिक थी। 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान वह कॉलेज को त्याग कर जेपी के आंदोलन से जुड़ गए और आजाद दस्ता का सदस्य बन गया। 1952 से 1988 में अपने जीवन का अंतिम दिन वह बिहार विधानसभा के सदस्य बने। ताजपुर से वो जो है सो सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे। इस प्रकार बना के लिख दीजिएगा, अंतिम में लिखिएगा निष्कर्ष। यह निष्कर्षतः कर्पूरी ठाकुर अति प्रिय व्यक्तित्व में से एक थे। उनका जीवन दृष्टि, संघर्ष और राजनीतिक विवेक एवं संदेश देता है कि सहजता ही जीवन का आधार है। यही सब बना के लिख देना है और देख लीजिए अच्छे से। गेस क्वेश्चन के स्वरूप है, अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग बनाने का प्रयास, जैसे मैंने आतंकवाद बताया, आप लोग वर्षा ऋतु पर लिखने का प्रयास कीजिए, दयानंद जी पर लिखने का प्रयास कीजिए, जनसंख्या विस्फोट पर लिखने का प्रयास कीजिए, सत्य संगति पर लिखने का प्रयास कीजिए, या फिर ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी छुट्टी बिताने के लिए उस पर 150 शब्दों में लिख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगता है तो एक लाइक और चैनल से जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए गुड डे, टेक एंड बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।